वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो टार्सल टनल सिंड्रोम के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि टार्सल टनल क्या होता है, ये इसका जो सिंड्रोम है ये क्या होता है और ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या थे, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और इसका रिस्क फैक्टर क्या है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। ये हमने देखा था अभी हमारे फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 में इसके कि टार्सल टनल सिंड्रोम क्या होता है। चलिए हम इसमें इस टॉपिक पे हम आगे बात करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि टार्सल टनल सिंड्रोम को डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि आपको टार्सल टनल सिंड्रोम है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं MRI। तो आपका फिजिशियन आपको कंसल्ट करेगा MRI का, तो इसमें आपका टार्सल टनल सिंड्रोम जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, ये आप एक सर्कुलर एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी पोस्टीरियर टिबियल नर्व है जो कि कंप्रेस होती है, जिस कारण से आपको टार्सल टनल सिंड्रोम होता है। वो MRI में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका नर्व कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन। हम फिजिकल एग्जामिनेशन से भी ये पता कर सकते हैं कि टार्सल टनल सिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो दो फिजिकल एग्जामिनेशन मैं आपको बताऊंगी आज। पहला होगा आपका टिनल्स टेस्ट, दूसरा होगा आपका डॉर्सीफ्लेक्शन इवर्जन टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिनल्स टेस्ट की। ठीक है, तो मैं ये इमेज देख के आपको समझाती हूँ कि टिनल्स टेस्ट क्या होता है। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं कि आप इस तरीके से लेट जाएं, जैसे इमेज में दिख रहा है, इस तरीके से लेट जाएं। फिर जहां आपको टार्सल टनल सिंड्रोम है, टार्सल टनल सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि पैर में अंदर की तरफ जो राउंडिंग एरिया होता है उसे मीडियल मैलुलस कहते हैं। ये वो एरिया है मीडियल मैलुलस। यहाँ पे कैल्केनियस होता है, यहाँ टेलस होता है। इसके ऊपर से वो जो अपनी शीट होती है, फाइबर शीट, वो इसके ऊपर से जाती है और इसके नीचे से जाते हैं आपकी पोस्टीरियर टिबियल नर्व। ठीक है, तो हमें इस जगह पे टैप करना है, जैसे हम हथौड़े से कील ठोकते हैं एक बार में टैप करके, वैसे ही यहाँ पे आपको एक उंगली से टैप करना है। ये ध्यान रखें कि बहुत तेज प्रेशर के साथ टैप ना करें, बहुत जेंटल प्रेशर के साथ बहुत आराम से आप उसे टैप करें। ठीक है, अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, बहुत तेज टैप करेंगे, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट आना हो वो नहीं आए, या फिर हो सकता है बहुत एग्रीवेट कर दे आपकी चीजों को। इसलिए बहुत जेंटल टैब आपको वहां करना है, बहुत जेंटली वहां पे टैब आपको करना है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, जब आप टैप करेंगे उस जगह पे, तो आपके जो टार्सल टनल के सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। आपका दर्द बढ़ जाएगा, आपका नमनेस बढ़ जाएगा और आपकी जो झुंझुनी बनी हुई है पैर में वो बढ़ जाएगी। अगर आपको ये सब फील होता है वहां पे टैप करने से, तो इसका मतलब है कि आपका जो टार्सल टनल सिंड्रोम का जो टेस्ट है, टिनल्स टेस्ट, वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम इसमें अगले टेस्ट पे जाते हैं। दूसरा है हमारा डॉर्सीफ्लेक्शन इवर्जन टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को करने के लिए आप कैसे क्या करें, अपने पैर को ऊपर की तरफ करें, पंजे को अपने ऊपर की तरफ करें और बाहर की तरफ मोड़ें और उस पोजीशन में 5 से 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड करके रखें। पहले पंजे को ऊपर की तरफ मोड़ें और बाहर की तरफ मोड़ें। ठीक है, उसे 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें। अगर इस पोजीशन पे होल्ड करने पर आपके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आपको फील हो रहे हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और वो जितनी भी
सेंसेशन थे आपके वो बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका डॉर्सीफ्लेक्शन इवर्जन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में 2 टेस्ट देखे, पहला आपका टिनल्स टेस्ट, दूसरा डॉर्सीफ्लेक्शन इवर्जन टेस्ट। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आते हैं दोनों टेस्ट, इसका मतलब कि आपको टार्सल टनल सिंड्रोम है, और अगर ये आपके नेगेटिव आते हैं मतलब कि आपको टार्सल टनल सिंड्रोम नहीं है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम मैनेजमेंट में। अब आता है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में NSAIDs ले सकते हैं जो कि आपका इन्फ्लामेशन कम करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन लग सकते हैं आपको, या पेन किलर्स आप ले सकते हैं जो कि आपका दर्द कम करेगा। ठीक है, अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में पहला होता है पोस्टीरियर टिबियल नर्व डिकम्प्रेशन। अगर पोस्टीरियर टिबियल नर्व का जो रूट है, जो जहाँ से वो गुजर रही है, अगर वहां पे आपका कंप्रेशन है और वहां पे जो उसका स्पेस है उसको कोई इस पर प्रेशर डाल रहा है, कोई उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उस जगह को घेर रहा है, तो उसे वहां से रिमूव कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डीकम्प्रेशन। कोई चीज कंप्रेशन डाल रही थी, उसे हटा दिया, जिसे हमने कहा डीकम्प्रेशन। ठीक है, तो पहली सर्जरी होती है आपकी पोस्टीरियर टिबियल नर्व डीकम्प्रेशन। हम उस कंप्रेशन को ही रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है क्रायो सर्जरी। अब हम आगे देखते हैं कि क्रायो सर्जरी क्या होता है। क्रायो सर्जरी जो होती है उसमें हम यूज करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड से हम नर्व एंडिंग्स को ठीक करते हैं, कंप्रेशन को ठीक करते हैं, एबनॉर्मल टिश्यूज ग्रोथ को ठीक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रायो सर्जरी। ठीक है, अब मैं इसकी प्रोसीजर आपको बताती हूँ, थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उतना आपको मैं आज ब्रीफ करती हूँ कि क्रायो सर्जरी क्या होता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है वो 15 से 20 मिनट का होता है। अप्रोक्सीमेट हम इसको 15 मिनट का मान के चलते हैं कि ये 15 मिनट का इसका जो है प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो जो टार्सल टनल सिंड्रोम का एरिया है, हमारा एंकल का जो एरिया है, वहां पे हम लोकल एनेस्थीसिया लगा के वहां के सेंसेशन हम खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा कट लगता है जिसके कारण आपको दर्द या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसलिए हम वहां पे लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं, जिसके कारण कि आपको दर्द ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो। ठीक है, ज्यादा लंबी प्रोसीजर नहीं है, 15 मिनट की प्रोसीजर है, तो इसलिए इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे हमने लोकल एनेस्थीसिया लगाया है उस जगह पे बहुत छोटा सा कट करते हैं। बहुत छोटा कट होता है, बहुत बड़ा कट नहीं होता है, वहां पे बहुत छोटा सा कट करते हैं। वहां से हम क्रायोपोप को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एक क्रायोपोप होता है जिसे वहां पे इंसर्ट करते हैं। फिर ये जो प्रोसीजर होती है वो 3 मिनट की फ्रीज साइकिल सेट में होती है। आपका 3 मिनट का फ्रीज साइकिल होता है जिसमें 30 सेकेंड का डीफ्रोस्ट आपका सेट होता है। डीफ्रोस्ट टाइमिंग होता है आपका 30 सेकेंड का, और आपका 3 मिनट का होता है फ्रीज साइकिल। ठीक है, आपने एक छोटा सा वहां पे एक छोटा सा आपका जो लोकल एनेस्थीसिया जहाँ लगा है वहां छोटा सा कट करते हैं, क्रायोपोप को इंसर्ट करते हैं, और 3 मिनट के फ्रीज सेट के साथ हम ये प्रोसीजर को बढ़ाते हैं, जिसमें 30 सेकेंड का आपका डीफ्रोस्ट का टाइम रहता है। ठीक है, फिर जो आपका जो क्रायोपोप होता है, जो उसकी टिप होती है, जिससे आपका जो क्रिस्टल आइस क्रिस्टल जिससे निकलते हैं, वहां का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका वहाँ का टेम्परेचर होता है, जो कि आइस क्रिस्टल वहां से क्रिएट या फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो कि क्रिएट करते हैं आपके टार्सल सिंड्रोम के एरिया को। ठीक है, जब क्रायोपोप निकल जाता है वहां से,
उसके बाद उस जगह पे हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा देते हैं। ठीक है, अब जब आपका प्रोसीजर हो गया, सब हो गया, उसके बाद जब क्रायोस्कोप निकल गया तो वहाँ पे एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आपको वहाँ पे लगा देते हैं जहाँ का आपका छोटा सा कट हुआ था उस जगह पे, और वहाँ पे ड्रेसिंग कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। जो ये आपका कट होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए वहाँ टाके और इन सब की जरूरत नहीं रहती है, और 24 घंटे में ही आप जो है उसको ड्रेसिंग को निकाल सकते हैं और उसे आप पानी और इन सब में ला सकते हैं। बस 24 घंटे तक आपको उसको ड्राई रखना है, पानी के टच में नहीं आना है। ठीक है, जैसे कि हर सर्जरी में आपको डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत फील होता ही है, वैसे भी इसी सर्जरी में आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा, और आपका जो सर्जन है वो आपको सजेस्ट करेगा कि कुछ 48 आवर्स तक के लिए आप उसमें कोई एक्टिविटी ना करें, और करें भी तो बहुत कम करें, बहुत माइनर एक्टिविटी करें, बहुत ज्यादा उसमें एक्टिविटी ना करें। ठीक है, तो ये था अपना क्रायो सर्जरी जो मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इस तरीके का ब्रेस आता है, वो आप इसे पहन सकते हैं। इसके साथ पहन के आप एक्टिविटी कर सकते हैं, इससे आपको जो दर्द हो रहा है उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। आप सपोर्ट करके उस जगह को एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये रहा आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शुरू होता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। इसमें सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल रहता है रेस्ट। आपको अगर बॉडी में कभी भी कोई दिक्कत होती है, इवन हमें अगर फीवर भी आता है, बुखार भी आता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेस्ट। रेस्ट करने से बॉडी को टाइम मिलता है खुद से हील होने का। अगर बॉडी खुद से हील हो तो बहुत ज्यादा सही रहता है, उससे हमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं रहती है, कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए हमें सबसे पहले जब हमें दिक्कत हो तो हमें रेस्ट करना चाहिए। इन्फ्लामेशन की कोई दिक्कत हो तो उसमें हमें रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और अपना जो एरिया है, टार्सल टनल सिंड्रोम का जो एरिया है एंकल, उससे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं उस पर डालना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा आइस। आप वहाँ आइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आइसिंग करने के लिए अपना जो आइस पैक होता है उसको क्लोथ से या टॉवल से उसको उस पे लैप करें, उस पे अप्लाई करें, उसके अंदर फिर आइस पैक रखें, और उसके बाद आप उसे एंकल या फुट पे कुछ मिनट के लिए रखें। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कोल्ड के लिए, तो जो आपका ये 20 मिनट यहाँ है इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है 20 मिनट ही करें, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं या 10 से 10 मिनट भी कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप आइसिंग करें तो अपने पैर को एलिवेट करें। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे एलिवेट करके आइसिंग करें। ये देखिए, ये एलिवेशन है। इस पोजीशन में नीचे कुछ पिलो रख के आप एलिवेट करके फिर आइसिंग करें। ठीक है, तो आपका रेस्ट, आइसिंग, फिर उसके बाद आता है आपका कंप्रेशन एंड एलिवेशन। कंप्रेशन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मैंने आपको अभी बताया। एलिवेशन आप उसको अपने हार्ट लेवल के ऊपर अपने पैरों को करें और थोड़ी देर के लिए उसे होल्ड करें। ठीक है, कुछ मिनट के लिए अपने पैरों को तकिए के ऊपर रखें और उसके बाद फिर हटा दें। एलिवेशन से क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट से अबव लेवल पे जब हम फुट लाते हैं, अपना पैर पैर लाते हैं, तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ता है हार्ट की तरफ। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन है वो हील होता है, इसीलिए एलिवेशन करके थोड़ा लेटे, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो जो है वो बढ़े और आपका जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो। और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कम करें, चले फिरे कम, और अगर आप चल फिर रहे हैं तो थोड़ा लूज शूज पहने, लूज सॉक्स पहने। ठीक है, जिससे कि वहाँ के जो सराउंडिंग एरिया में टाइटनेस बन रही है वो थोड़ा कम हो और थोड़ा आपके पैर को रिलैक्स मिले। इसलिए ज्यादा टाइट फिटिंग के शूज नहीं पहने, बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर नहीं डालें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू होता है। इसमें मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिन्हें आप कर सकते हैं।
टार्सल टनल सिंड्रोम के लिए। तो सबसे पहला आता है हमारा एंकल पंप। एंकल पंप, सर्कल्स, ई वर्जन और इनवर्जन। अब हम एंकल पंप को देखते हैं। एंकल पंप के लिए आप सिटिंग पोजीशन में चेयर पे बैठ जाएं, पर इसमें ध्यान रखें कि आपका जो पैर है वो जमीन से टच नहीं होना चाहिए। जमीन से थोड़ी ऊपर करके रखें अपने पैर को, हवा में रखें अपने पैर को, जिससे कि आप अपने पैर का पूरी रेंज में ही मोशन कर सकें। कोई जमीन उसमें रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, इसलिए पैर को झूलते हुए लटका के ही बैठे, जमीन से टच करते हुए नहीं बैठे। ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर इस मूवमेंट को करने में, इस एक्सरसाइज को करने में आपको दर्द हो रहा है तो बिल्कुल मत करिए। जितनी रेंज में आपको दर्द हो रहा है उतनी रेंज को क्रॉस नहीं करें। अगर एक लिमिट पे आके दर्द हो रहा है आपको तो वहीं रुक जाएं। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को कैसे करें? आप चेयर पे बैठ जाएं, पैरों को हवा में रखें, फिर अपने पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएं, फिर नीचे की तरफ लेके आए, फिर ऊपर की तरफ लेके जाएं और फिर से इसे नीचे की तरफ लेके आए, और इसे रिपीट मोड में ही करें। मतलब आप इसे रिपीट करें, इसमें होल्ड नहीं करें, रिलैक्स नहीं करें, कंटिन्यूस करें इस मूवमेंट को। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एंकल पंप एक्सरसाइज। ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा इन्वर्जन और ईवर्जन एक्सरसाइज। जैसे मैंने अभी आपको पोजीशन बताई इसके पहले एंकल पंप की, उसी पोजीशन में आप बैठे और उसके बाद अपने पैर को अंदर की तरफ मोड़े इन्वर्जन में, फिर बाहर की तरफ मोड़े ईवर्जन में। ये भी आप कंटिन्यूस मोड में करें, इसमें होल्ड और रिलैक्स नहीं रखें। और इस एक्सरसाइज को करने में भी अगर आपको दर्द होता है तो बिल्कुल ना करें, या फिर एक रेंज के बाद दर्द होता है तो उसी रेंज तक ही एक्सरसाइज करें। ठीक है। तो इसमें आप पैर को बाहर की तरफ मोड़े ईवर्जन और अंदर की तरफ इन्वर्जन। ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज होती है इन्वर्जन ईवर्जन एक्सरसाइज। अब आता है हमारा सर्कुलर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप क्या करें, जिस पोजीशन में आप पहले बैठे थे एंकल पंप के लिए, इन्वर्जन इन्वर्जन के लिए, उसी पोजीशन में बैठे और अपने घुटने को, अपने एंकल को इस तरीके से गोल घुमाए, इस सर्कुलर मोशन में, इस गोल आकार के पैटर्न में उसे गोल घुमाएंगे। देखिए पंजा ऊपर आया, फिर नीचे, फिर न्यूट्रल, फिर ऊपर, फिर इस ऊपर आया पंजा, फिर नीचे, फिर न्यूट्रल, फिर ऊपर। इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में अपने पंजे को घुमाएं। ठीक है। इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन एंकल एक्सरसाइज। ठीक है। ये भी आप कंटिन्यूस मोड पे करें, इसमें आप होल्ड या रिलैक्स टाइम नहीं रखें, कंटिन्यूस करें। इस एक्सरसाइज को, इन तीनों एक्सरसाइज को आप 7 से 8 बार रिपीट कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हील टो रेज एक्सरसाइज। ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सपोर्ट लें, आप इसमें सीधे खड़े हो जाएं और सपोर्ट लें। ठीक है। ताकि आपका डिसबैलेंस ना हो और आप गिरे नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी स्ट्रेंथ हो जाए उसके बाद आप बिना सपोर्ट के भी इसे करें। तो सबसे पहले हम सपोर्ट के साथ देखते हैं। इस एक्सरसाइज में सपोर्ट करें, खड़े हो जाएं और सपोर्ट करें खुद को, या तो वॉल पे हाथ टेक लें या टेबल पे हाथ रख लें। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टो रेज। ठीक है। आप ऐसे सीधे खड़े हो जाएं, हील को आप जमीन से कांटेक्ट में रखेंगे और टो को ऊपर उठाएंगे। ठीक है। फिर वापस न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे। ठीक है। ये होता है आपका टो रेज एक्सरसाइज। हील रेस में आप टो के बल खड़े होंगे, टो को जमीन से लगाएंगे और हील को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये होता है आपका हील रेस एक्सरसाइज। ठीक है। आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यूस भी कर सकते हैं एक्सरसाइज को। आप जब अपना टो ऊपर करें तो कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर वापस से न्यूट्रल पोजीशन में आए, फिर रिपीट करें। और अगर आप चाहें तो इसे कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी हील और टो रेस एक्सरसाइज हुई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा बैलेंस एक्सरसाइज। ठीक है। बैलेंस एक्सरसाइज कैसे करें?
ये आप दो तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से सपोर्टिंग पोजीशन में खड़े हो जाएं, चेयर से सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल से सपोर्ट ले सकते हैं और स्ट्रेट खड़े हों। ठीक है, पहले में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको अपने लेफ्ट लेग की एक्सरसाइज करनी है तो आपका जो राइट वाला है उसको इस तरीके से पीछे की तरफ की आपके जो लेग है उस पे टिका के आप होल्ड करके उसे खड़े हो जाएं। 10 से 15 सेकंड के लिए उसे होल्ड करें। अगर इस एक्सरसाइज को करने में आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, आप बार बार गिर रहे हैं या दर्द बढ़ रहा है, तो इसका होल्ड करने का जो टाइम है आप उसे कम कर सकते हैं, और दर्द बढ़ रहा है तो इसे बिल्कुल ना करें। और दूसरा इसको करने का तरीका है कि आपने अभी इसमें क्या करा कि इनर काफ पे अंदर की तरफ पैर में आपने दूसरे अपने लेग को चिपकाया। आप चाहे तो इसको हवा में भी रहने दे सकते हैं, पीछे चिपकाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बट इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए आप पहले सपोर्ट के साथ स्टार्ट करें, बिना सपोर्ट के नहीं करें, इससे डिसबैलेंस होने का आपका खतरा रह सकता है। फिर धीरे धीरे जैसी आपकी स्ट्रेंथ बने तो आप बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को रिपीट करें 7 से 8 बार, और उसके बाद दिन में 2 से 3 बार आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस एक्सरसाइज, स्टैंडिंग स्ट्रेट लेग एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस का स्ट्रेच, जो कि हमारी काफ की मसल है, इस जगह की मसल है गैस्ट्रोक्नीमियस। काफ मसल 2 मसल से मिलकर बनी है, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस। उसकी हम स्ट्रेचिंग देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप वॉल से थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े हो जाएं। आप जैसे इमेज में देख रहे हैं कि आप डिस्टेंस में खड़े हुए हैं, ऐसे ही आप थोड़ा वॉल से डिस्टेंस में खड़े हो जाएं। जिस पैर की एक्सरसाइज करनी वो पैर पीछे रहेगा और दूसरा पैर उसके आगे रहेगा। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको लेफ्ट की करनी है तो लेफ्ट पैर पीछे, राइट वाला आगे। जो हमारा ये पीछे वाला पैर रहेगा वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, उसमें हम घुटने से नहीं मोड़ेंगे। जो हमारा आगे वाला पैर है उसे ही हम घुटने से मोड़ सकते हैं सिर्फ। और अगर इस स्ट्रेच को करने में आपको वहां दर्द हो रहा है पीछे वाले पैर में, तो आप इसे बिल्कुल ना करें और उतना ही स्ट्रेच दें जितना आप सहन कर सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेच बिल्कुल ना दें। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने हाथों से वॉल को सपोर्ट करें, आगे की तरफ झुके, अपना वेट जो है उस पे वॉल पे डालें हाथों से। फिर उसके बाद आगे की तरफ झुके और पीछे वाले पैर पे स्ट्रेच लें। आगे वाला घुटना ही मोड़े, पीछे वाला नहीं मुड़ेगा। आगे वाला घुटना मोड़ के अपने वेट को आगे की तरफ डाल के पीछे वाले पैर में इस जगह पे स्ट्रेच फील करें। जेंटल स्ट्रेच फील करें, ज्यादा उसको ना बढ़ाएं। ठीक है, फिर उस स्ट्रेच पोजीशन में आप उसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और इसे रिपीट करें। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सोलियस मसल स्ट्रेच। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे गैस्ट्रोकीमियस स्ट्रेच में कि हम पीछे वाले पैर को एकदम स्ट्रेट रख रहे थे, पर अब इसमें क्या करना है, हमें पीछे वाले लेग को भी मोड़ना है घुटने से। ठीक है, तो इस पोजीशन में आने के बाद आपको पीछे वाला घुटना भी मोड़ना है और अपना वेट जो है आगे की तरफ वॉल की तरफ डालना है हाथों से। ठीक है, तो आपको इस एरिया में स्ट्रेच फील होगा। आप जितना सहन कर सकते हैं उतना ही स्ट्रेच लें, उससे ज्यादा नहीं लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोलियस मसल्स का स्ट्रेच। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पेंसिल टो लिफ्ट, इस एक्सरसाइज को कैसे करें, फ्लोर पे एक पेंसिल रख दें, फिर उसे अपनी उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से पकड़ें। ठीक है, आप ये बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। अगर आप खड़े होके कर रहे हैं तो सपोर्ट लेके ही करेंगे एक्सरसाइज, बिना सपोर्ट के नहीं करें। आप फ्लोर पे जमीन पे कोई पेन या पेंसिल या कोई डंडी आप उस पर डाल दें, फिर अपनी उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से उसको उठाने की कोशिश करें। उठाने के बाद उसे 10 से 15 मिनट के लिए होल्ड करके रखें, फिर छोड़ दें, रिलैक्स करें और फिर से इसे रिपीट करें। ठीक है, इस एक्सरसाइज से आपकी जो एंकल की मोबिलिटी और ग्रिपिंग है वो भी बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पेंसिल टू लिफ्ट एक्सरसाइज।
तो इसे करने के लिए आप स्टैंडिंग या सिटिंग दोनों पोजीशन आप यूज कर सकते हैं। अब हमारा आता है टो कर्ल। टो कर्ल एक्सरसाइज भी आप इसमें कर सकते हैं। टो कर्ल एक्सरसाइज के लिए क्या करें, आप अपने पैरों के नीचे इस तरीके से टॉवेल, रुमाल, हैंकी कुछ भी रख सकते हैं। फिर उसे अपनी उंगलियों से पीछे की तरफ धकेलना है। ठीक है, उस अपनी उंगलियों से पकड़ के उस टॉवेल को अपने टो की मदद से, उंगलियों की मदद से पीछे की तरफ धकेलना है। धकेलने के बाद कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर टॉवेल को प्लेन करें, वापस पोजीशन में आए और फिर से उसे रिपीट करें। ठीक है, इस एक्सरसाइज से आपका जो पावर है, ग्रिपिंग पावर है, वो भी बढ़ता है और आपका जो कंप्रेशन बढ़ रहा है वो भी ठीक होता है, इन्फ्लामेशन कम होता है आपके एंकल का। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टो कर्ल एक्सरसाइज। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये टार्सल टनल सिंड्रोम का जो वीडियो है मेरा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का, ये आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये डिसीज है टार्सल टनल सिंड्रोम, तो ये आप एक्सरसाइज करें और इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले, मैं आशा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।